अब आता है बोली का नंबर। भाषा के बारे में और भाषा के रूपों के बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब आप सुनिए कि बोली किसको कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। क्षेत्रीय रूप के क्षेत्र विशेष में जो भाषा का प्रयोग हम करते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली कहलाता है। सबसे छोटा रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़े थोड़े क्षेत्र पर किसी क्षेत्र की भाषा किसी तरीके की होती है। कहीं पर खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रज प्रदेश में चले जाते हैं तो हम ब्रज भाषा बोली जाती है, अवध क्षेत्र में चले जाते हैं तो अवधी बोली जाती है। तो इस तरीके से कई सारी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह से जो है वो कुछ उपबोलियां भी होती हैं कि जैसे एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला करके, जैसे कई स्थानों की बोलियों को मिला करके और हम जो बोली बोलते हैं वो उपबोली कहलाती है। एक से अधिक बोलियों को मिला करके जो बनता है उसको हम उपभाषा कहते हैं। तो बोली जो है वो बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलती रहती है। जैसे कि बरेली के किसी क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जा रही है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो ग्रामीण लोग ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अपनी बोली में बोलते हैं। तो उस तरीके से बोली का रूप जो है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो इसके बारे में कहावत भी है कि 4 कोस पर पानी बदले, कि 4 कोस मतलब 4 कोस की दूरी पर जैसे जैसे पानी बदलता है, और 8 कोस पर बानी के बोली जो है, बानी कहते हैं बोली को, कि बोली भी जो है वो 8-8 कोस पर बदल जाती है। तो इस तरीके से जो है वो अब आता है कि बोली की क्या परिभाषा होगी कि जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं, कि मतलब अपने अपने अनुसार मनुष्य जिस बोली का प्रयोग करने लगते हैं, जो रूप निश्चित हो जाते हैं स्थानीय, उस स्थान विशेष के लिए, उसको हम बोली कहते हैं। जैसे कि मारवाड़ी या मगही या गढ़वाली, ये सब जो है वो बोलियों के उदाहरण है। अब हम समझते हैं कि हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, उपभाषाओं को अलग अलग बोलियां कौन सी हैं। तो ये नीचे जो है सूची दी हुई है, तालिका कहते हैं सूची को। पश्चिमी हिंदी है, जैसे पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, हरियाणवी है, बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है। पहाड़ी हिंदी में आती है कुमायूनी, गढ़वाली, मंडयाली। ऐसे ही राजस्थान की है जयपुरी, मालवी, मेवाती, हड़ौती। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो ये चीज आती है। अब आता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। तो मुख्य प्रश्न आपका यही है कि यहीं पर हम समझते हैं कि भाषा किसको कहते हैं और बोली किसको कहते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाषा होती है हम अपने मन के भावों को, विचारों को जैसे एक स्टैंडर्ड के द्वारा व्यक्त करते हैं, वो भाषा कहलाती है। बोली जो है वो अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, परंतु फिर भी और सूक्ष्म अंतर जो है वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहला है कि बोली किसी एक ही भाषा का अंग होती है। दूसरा है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, कि भाषा बहुत बड़े रूप में बोली जाती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, किंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि समय समय पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली चेंज हो जाती है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो साहित्य हैं वो उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली बोलचाल में ही प्रयोग होती है, उसमें साहित्य की रचना नहीं कर सकते। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, कि भाषा बोलने में हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और व्याकरण के अनुसार हमें शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। परंतु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, तो इसको कह सकते हैं। पांचवा है कि बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो क्योंकि हमारी बोली को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो हम जो है वो फिर शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करने लग जाते हैं। तो वो कहलाता है कि भाषा बोलने वाले भी ऐसा होता है कि वो अपने क्षेत्र में तो अपने लोगों से वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऐसा भी होता है कि हम अपने घरों में भी जिस बोली का प्रयोग करते हैं, बाहर के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हम जो भाषा शुद्ध है उसका प्रयोग करते हैं। अब आता है इसके बाद लिपि। लिपि कहते हैं भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित होता है। ध्वनि कहते हैं आवाज को। तो अपने सामने बैठे व्यक्ति से जब हम बातचीत करते हैं तो कुछ मौखिक ध्वनियों की मदद लेते हैं, लेकिन जब दूर बैठे व्यक्ति को हम अपने मनोभावों से परिचित कराना चाहते हैं, हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो
कुछ मौखिक ध्वनियों को निश्चित चिन्हों द्वारा जो नियमों में बांधकर लेखनीबद्ध किया जाता है। लेखनीबद्ध से मतलब है उसको लिख करके जब बात बताई जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। कि जैसे हमें अपनी बात किसी को व्यक्ति को बतानी है और वो व्यक्ति दूर स्थित है, तो हम उसमें जो चिन्हों द्वारा हम, और वो भी नियमों में बंधे होते हैं व्याकरण के, और उसके आधार पर हम अपनी लेखनी द्वारा उस चिन्हों को जब लेखनीबद्ध करते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। तो अब लिपि की क्या परिभाषा हुई? मौखिक ध्वनि को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से, कि जिस तरीके के चिन्ह निश्चित हैं, जैसे कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे, अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखेंगे, उर्दू को हम फारसी में लिखेंगे, तो जो एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अब इसमें विभिन्न भाषाएं और उनकी कुछ ध्वनियां हैं, उनको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि फ्रेंच है, फ्रेंच में रोमन बोली जाती है, लिपि है, बोली नहीं लिखी जाती है, सॉरी। फ्रेंच जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, तिब्बती उज्जैन में लिखी जाती है, सिंगली अबुगिड़ा में, नेपाली देवनागरी, देवनागरी में जो हमारी बोली है, हमारी लिपि है, चीनी कांजी और कन्ना में लिखी जाती है, जापानी हांजी में लिखी जाती है। ये जो है वो और कुछ भाषाएं हैं और उनके लिपि हैं कि कौन सी लिपि कहाँ पर चलती है।